हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैंने लिख रखा है, ये मैंने इसलिए लिखा पहले ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। ताकि आज का जो लाइफ है वो बड़ी फास्ट है, तो कोई नहीं चाहता कि उसको वीडियो देखने के लिए ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए मैंने पहले ही कुछ लिख दिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज हम टॉपिक की बात करें या जो भी आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में जो हमारी एक ब्रांच है उसमें हम जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम जो भी टॉपिक इस यूनिट में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी की बात करेंगे। तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गेनिक का बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं और इसका हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या है, या डेली लाइफ बेस पे केमिस्ट्री है भी या नहीं भी। तो इन सब चीजों की अगर हम बात करें तो आज हम इस चैप्टर में आपको हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और इससे धीरे धीरे हम इसके बारे में और पढ़ते जाएंगे। सबसे बात पहले, अगर हम केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं तो केमिस्ट्री बात करें, केमिस्ट्री में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको और अगर ऑर्गेनिक या ओरिजिन्स, सबसे पहले अगर बात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बायो ओरिजिन्स और बायो एक्टिव कंपाउंड से रिलेटेड होती है। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो 90% हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मेनली 4 कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये तो हो गया कि जो हमारे जो बॉडी का हमारे जो मेन पार्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो एक्टिव बायो ओरिजिन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। और जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए होते हैं, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, हमारे पॉलीमर कंपाउंड्स हो गए, जो डाइज हो गए हमारी ऑर्गेनिक्स, जो या मेडिसिन्स होगी, जो स्किन्स है, ये सब के सब हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। ये सब की सब जो चीजें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो जितने भी, अगर मैं डीएनए की बात करूं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये प्रोटीन्स की बात करूं, अगर जितने भी हमारे दालें हैं, ग्रेन है, जितने भी टाइप के हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं। जो हमारे पॉलीमर है, पॉलीमर के जैसे नाइलॉन हो गया, जो हमारे जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, इस टाइप जितने भी, जैसे प्लास्टिक ये पॉलीमर के टाइप है। इसमें हम ये पॉलीमर पढ़ते हैं और ये पॉलीमर है, फिर ये ऑर्गेनिक के ही कंपाउंड होते हैं। जैसे डाइज हो गया, जो हमारे मेडिसिन्स हैं, जितनी मेडिसिन्स है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, या इनका जो ओरिजिन होता है ये ऑर्गेनिक से होता है। जो हमारी बॉडी की स्किन है ये ऑलमोस्ट हमारी कार्बन से बनी होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा 90% ह्यूमन बॉडी है उसका जो मेन पार्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये सब ऑर्गेनिक हो गए। और बात करें जैसे जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने प्लांट्स है या एनिमल्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आता है, उसमें उन सब में हम ये ऑर्गेनिक की फॉर्म है, या इनको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो अगर ये तो हो गया हमारा जर्नल जो एग्जाम्पल है, या जो जिससे हम रिलेट कर पाते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा ऑर्गेनिक वर्ड है हमारा किससे रिलेट करता है, ये हमारा इन सभी चीजों से रिलेट करता है। अगर हम बात करें हमारे चैप्टर से रिलेटेड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये वर्ड है इसकी बात 200 ईयर पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। इससे अगर इसके अराउंड जो 200 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर केमिस्ट मानते थे कि अराउंड 1780 के अराउंड, इससे पहले की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे कोई भी, इससे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ये नहीं कि आपने अगर कोई एक दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले। 1780 से पहले इस टाइप की कोई भी थ्योरी नहीं थी, या लोग केमिस्ट नहीं जानते थे कि और किसी कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इसके अराउंड लोग सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जा सकता है। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनसे ही हम दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद 1780 के बाद केमिस्ट थे जो
वो मानते थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद इन्हें पता चला कि जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले जो केमिस्ट है वो सोचते थे, जैसे एक बर्जेलियस था, एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसने कहा था कि उसका मानना था कि एक विटल फोर्स है वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये ओसी लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एक जो बर्जेलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसका मानना था कि एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन के लिए एक विटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इस स्टेटमेंट को, इस जो बर्जेलियस एक साइंटिस्ट था, इसकी स्टेटमेंट को जो हमारे एफ वुलर एक केमिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1828 में इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इससे पहले एफ वुलर से पहले जो केमिस्ट को लगता था कि एक विटल फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उससे पहले कि एक वो मानते थे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। लेकिन एफ वुलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया, अमोनियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उन्होंने इसको ईट किया। ईट करने के बाद उन्होंने एक जो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, सिंथेसिस हुआ, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, इसको हम बोलते हैं यूरिया। ठीक है, इसके बाद तो फिर आगे आगे जो केमिस्ट आते रहे वो रिसर्च करते रहे अपने लेबोरेटरी में। उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट सिंथेसिस थी 1845 में, उसमें एसिटिक एसिड बनाया भाई कोल्बे ने, और उसके बाद जो मीथेन है, मीथेन को बर्थेलोट 1856 में सिंथेसाइज किया गया इन द लेबोरेटरी। तो इस तरह से हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ओरिजिन हुआ, उसको लोग जानने लगे कि हाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो भी जो हमारा बेसिक था वो इसका मैंने आपको बारे में बताया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और सबसे ये आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किसके दरमियान घूम रही है, या क्या ऐसे कि आई कहाँ से है, इस टाइप की जो हिस्ट्री है उसको आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक सी बातें। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने हमारी पिछली स्लाइड है उसमें पढ़ा था कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री के बारे में और जर्नल उस एग्जाम्पल के बारे में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे मूव करती है। जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है। अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली पढ़ते क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट कार्बन के अराउंड घूमती है, और कार्बन के अराउंड घूमती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जनरली देखा होगा, आप रिएक्शन के ही नाम सुनते हैं कि आप जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई ऑर्गेनिक का नाम ले देता तो आपके दिमाग में एकदम क्या स्ट्राइक करता है कि हाँ यस हम यहाँ पर रिएक्शंस होंगे, हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कार्बन का ये बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो ऑर्गेनिक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में रिएक्शन आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जो रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शंस में हमारा रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन में जो हमारे जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है कि एक तो हमारा रिएक्टेंट होता है और एक हमारा प्रोडक्ट होता है। एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या है, एक साइड एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसी के रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट हमारे रिएक्टेंट के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक रिएक्टेंट होगा मेनली जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन हमें रिएक्टेंट से सीधा ही हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे हम बात करें कि एक पूरी रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक तो हमारा रिएक्टेंट है जो हमारा मेन रोल अदा करता है। एक रिएक्टेंट को किसी रिएक्शन को कराने के लिए तो एक मीडियम की भी जरूरत होती है, जिस मीडियम की जरूरत होती है हम उसको सोलवेंट कहते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट है,
पहले रिएक्टेंट हो गया और एक जिस मीडियम में रिएक्शन हो गया हम उसको सोलवेंट कहते हैं। और जो हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें जो भी कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जरूरत है या हमें कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हमें एक रिएजेंट, हम जिसे रिएजेंट बोलते हैं, एक और जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी हमें जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं कि रिएजेंट। एक रिएक्टेंट और रिएक्टेंट हो गया हमारा फर्स्ट, तो दूसरा हमारा रिएजेंट हो गया। हमारी कोई एक्स क्वांटिटी होगी उसमें हम वाई रिएजेंट डाल लेंगे और इन दोनों को मिक्स करने के लिए जो हमें सोलवेंट की जरूरत होती है, मिक्स करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। अब इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो हमें डिजायर्ड जो हमें क्वांटिटी मिलेगी या जिस चीज की हमें जरूरत होती है जो बन के आते हैं रिएक्शन के बाद, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अगर मेन ही पार्ट के 4 पार्ट सबसे जरूरी है कि हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट से हमें जो कुछ भी अगर हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए हमें रिएजेंट की जरूरत होती है। उस रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिक्स करने के लिए जो 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 क्वांटिटी या जो टर्म हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। रिएक्टेंट रिएजेंट सोलवेंट को मिक्स करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा मीथेन है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट के बाद जो हमारा H2 है ये सोलवेंट हो गया, ठीक है। जो हमारा निकल है यहाँ पर एक रिएजेंट का काम करेगा, हमने इसको हीट कर दिया, इसके बाद हमें CO+3H2 मिला है, इसके बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। हमारे रिएक्टेंट, सोलवेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बढ़ते हैं, रिएक्शन में मेनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेने के लिए जो हमारे जो यूजफुल टर्म है जो बीच में यूज हो गए रिएजेंट और सोलवेंट होते हैं, इनको मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि जैसे कोई भी मैंने एक रिएक्शन ले लिया, अगर मीथेन के हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO+3H2 हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी पूरी रिएक्शन है वो रिएजेंट बेस है। जैसे किसी रिएक्शन का जो मेन जो सिस्टम है जो उसको करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट्स को हम रिएक्शन काजिंग एजेंट बोलते हैं कि हाँ ये रिएक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो हमारे रिएजेंट होते हैं वो रिएजेंट हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन कराने के लिए मेरी रिएजेंट की जरूरत होती है, और जो रिएजेंट है वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। वो 2 टाइप कौन से हो सकती है कि वो जो हमारे रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर अब बात करो कि आप इलेक्ट्रॉन को ले आए, क्योंकि अगर मैं छोटे से छोटे टर्म पर अगर आपको लेके जाऊं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उससे पहले हमने रिएक्टेंट बोला, रिएक्टेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट में CH4 ले लिया, CH4 में भी यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें जो रिएक्शन करेंगे 2 हमारे एटम होंगे हाइड्रोजन और कार्बन। इसके जो एटम के इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में ये तो नहीं कि पूरा एटम आके रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन का काजिंग एजेंट है, उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच जो रिएजेंट होंगे, रिएजेंट में भी जो रिएक्शन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से रिएक्शन होती है। तो जो रिएजेंट होंगे रिएक्शन काजिंग एजेंट है, और जो रिएजेंट आ गया हमने इसको 2 टाइप में आगे डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं जो हमारी रिएक्शन थी, और जो रिएक्शन है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी कंपाउंड के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा वो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्ट करेगी। यानी वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, कि हमें इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए, या हमें कौन सी जो हमारी रिएक्शन हो रही है ये किसी रिएक्शन के पर्टिकुलर होगा कि हमें हमारे जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, और उसमें हमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए। तो जो हमारी मेन अगर मैं बात करता हूँ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिर वो 2 टाइप की होगी, इलेक्ट्रॉन रिच
डेंसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये रिएजेंट के आगे अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे मैंने बोला था रिएजेंट तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी उसको इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट बोल देंगे, और जहां पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट बोल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम अनायन भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम कटायन कहते हैं। अब बात करते हैं कि देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात करूं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो या अनायन हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, लोन पेयर, अनायन और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। इसमें जो हमारा एग्जांपल आ जाता है जनरली बेस हो गया, जो लिगेंट हो गए, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाते हैं। ये आप एमओटी में पढ़ते हैं, आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी इसको पढ़ेंगे। ये हो जाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड के पास हमारे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है यहाँ पर रिच होती है। ठीक है, ये मैंने बताया दिया कि अगर एटलीस्ट 1 लोन पेयर और अनायन होगा या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है हम उसको इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में सबसे पहले आता है एसिड आता है। जो एसिड होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका p या d ऑर्बिटल इनके एम्प्टी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है एसिड्स में। इसी तरह जो हमारा अगला एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जहां पर रिडक्शन होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल या मेटल के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव, जो हमारी जितने टाइप की मेटल है या मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे जितने भी टाइप के एग्जांपल हो गया वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में आएंगे। इसी तरह लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी गेनिंग इलेक्ट्रॉन के टेंडेंसी रखते हैं। एनोड और वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल्स, ये जितने भी टाइप के 6 या 7 टाइप मैंने लिखाई है, ये आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं कि जर्नली जो ये जितनी स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और जितने भी स्पीसीज ये है ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करेंगे। थैंक यू।